हेलो। 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 हेलो स्टूडेंट्स। वर्क एनर्जी पावर में इस चैप्टर में अब हम और फर्दर आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने मेनली वो चेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लिए थे। ठीक है, कि वर्क डन टू पुल द चेन इज इक्वल टू चेंज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हम वर्क डन के एक नेक्स्ट एस्पेक्ट पे जा रहे हैं। ठीक है, आज के सेशन का जो टॉपिक है वो है वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। वर्क डन वर्क डन बाय, हाँ, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। देखो, ये जो अभी तक हमने फार्मूला डिस्कस किया ना वर्क डन का, W इक्वल टू एफ डॉट एस, इस फार्मूले की कुछ लिमिटेशंस हैं। मतलब हर क्वेश्चन में वर्क डन हम एफ डॉट एस से नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो अब इसकी क्या लिमिटेशंस हैं ये डिस्कस करना है। फार्मूला ऑफ वर्क डन, W इक्वल टू एफ डॉट एस, कैन ओनली बी अप्लाइड इफ, मैं अभी आगे लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, तो ये थोड़ा बच्चों ने सोचना है। वर्क डन W इक्वल टू एफ डॉट एस कैन ओनली बी अप्लाइड इफ, इसका मतलब ऐसा क्या है, मतलब कौन सी कंडीशन में सिर्फ ये लगेगा, और ऐसी क्या कंडीशन हो जाए कि एफ डॉट एस लगेगा ही नहीं, सोच के बताओ। देखो, ये बच्चे दे देते हैं इसका जवाब, क्योंकि वो एक्चुअली हिंट मिल जाती है ना, टॉपिक की हेडिंग से ही हिंट मिल जाती है कि क्या आंसर देना है। देखो, बड़ी सिंपल सी बात है। ये फोर्स एफ की तो एक ही वैल्यू दी है ना, तो पूरी की पूरी डिस्प्लेसमेंट पे अगर फोर्स एक ही रहे, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट पर अगर फोर्स एक ही रहे यानी कांस्टेंट रहे, तभी तो ये फार्मूला काम करेगा। ठीक है, तो वर्क डन W इक्वल टू एफ डॉट एस तब लगाया जा सकता है व्हेन दिस फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट ओवर कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट S, कैन ओनली बी अप्लाइड इफ फोर्स F remains constant over complete displacement S। ठीक है, अब मान लो अगर फोर्स वेरी कर रही हो, ऑब्जेक्ट जो डिस्प्लेस कर रहा है इसकी ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट पे फोर्स चेंज करती जा रही है। इफ F is variable over displacement S, we use, हाँ उस केस में ना, अगर फोर्स वेरिएबल हो तो एक्चुअली हमें ना इंटीग्रेशन यूज करनी पड़ती है, इंटीग्रेशन करके रिजल्ट लाते हैं। वी यूज इंटीग्रेशन टू फाइंड वर्क डन। अब वो कैसे आता है देखो, वर्क डन W इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ DW। इंटीग्रेशन ऑफ DW, ये DW क्या है? DW जो है एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पे वर्क डन है। ऑब्जेक्ट ने जो भी एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट DS की होगी ना, उस पे जो वर्क डन होगा वो DW होगा। लिख देता हूँ, DW इज वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट ओवर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट DS। वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट ओवर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट DS। ठीक है, तो अच्छा, DW तो हम लिख सकते हैं एफ डॉट डी एस, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, अरे उतने कम डिस्प्लेसमेंट पे तो फोर्स की एक ही वैल्यू होगी ना, उसमें तो चेंज नहीं कर जाएगा।
क्योंकि डीएस तो बहुत ही छोटी डिस्प्लेसमेंट होती है ना, मतलब ऑब्जेक्ट को बहुत ही कम डिस्प्लेस किया, तो उतने से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पे तो फोर्स लगभग कांस्टेंट ही होगा ना, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट का इंटरवल बहुत छोटा लेके चल रहे हैं। ठीक है, जिस डिस्प्लेसमेंट के इंटरवल पे फोर्स देख रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट का इंटरवल या एब्सोल्युटली वो डिस्प्लेसमेंट ही बहुत छोटी है, तो उस छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर तो फोर्स कांस्टेंट ही रही होगी। छोटी सी डिस्प्लेसमेंट में थोड़ी फोर्स वेरी कर जाएगी। ठीक है, तो बस ऐसे निकालते हैं वर्क डन। तो ये फार्मूला है, वर्क डन इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस, इंटीग्रेट करके रिजल्ट निकाला जाता है। ठीक है, क्वेश्चंस में क्या होता है, क्वेश्चंस में कुछ ये फोर्स दिया होगा, कुछ एस का फंक्शन दिया होगा, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया होगा, फिर फोर्स का ये फंक्शन इधर पुट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे एफ इंटू डी एस की, आ जाएगा टोटल वर्क डन। ठीक है, मतलब ज्यादा एप्लीकेशंस इसकी क्वेश्चन से समझ में आनी है। ठीक है, तो अब हम इसके प्रॉब्लम्स ले रहे हैं, ये रब कर रहा हूं मैं। हाँ, क्वेश्चन पे जा रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट moves along x-axis under action of a force F that depends on x coordinate of object as that depends on x coordinate of object as f equal to 3x square minus x plus 2, x in मीटर। ठीक है, x मीटर में है, f in Newton. Find work done by this force as object travels from x equal to 1 meter to x equal to 3 मीटर। ठीक है, वर्क डन बाय दिस फोर्स निकालना है। हाँ, ट्राई करो इसे, किस तरीके से करेंगे, ट्राई करो। देखो, जो अभी हमने मेथड डिस्कस किया था कि इंटीग्रेशन करके वर्क डन निकालते हैं, वही करना है, बस वो एक्स एक्सिस के अलोंग इंटीग्रेशन होगी यहाँ पे। देखो, वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू अब यहाँ लिखेंगे एफ डॉट डी एक्स। वो डी एस की जगह डी एस की जगह डी एक्स आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो एक्स एक्सिस के अलोंग ही मूव कर रहा है ना। एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन के लिए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट तो फिर डी एक्स ही लिखेंगे। फोर्स एज फंक्शन ऑफ एक्स अपने को दे रखी है, इंटीग्रेशन 3x² माइनस एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। और जैसा कि हमने इंटीग्रेशन में बात की हुई है, वो लिमिट्स डालते हैं ना डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो यहाँ पे तो लिमिट दी हुई है। ऑब्जेक्ट x इक्वल टू 1 मीटर से x इक्वल टू 3 मीटर तक ट्रेवल किया, तो ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स तो हमें पता है, x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 3, ये x की लिमिट्स हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट x इक्वल टू 1 से फाइनली x इक्वल टू 3 तक जा रहा है। तो अब ये 3 इंटू x³ बाई 3 माइनस x² बाई 2 प्लस 2x। ठीक है, और इसकी लिमिट्स
एक्स इक्वल टू 1 टू एक्स इक्वल टू 3। 3 से 3 कैंसिल हो रहा है। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x, एक्स इक्वल टू 1 टू एक्स इक्वल टू 3। ठीक है, तो बाकी तो आपको पता ही है इसमें, जो हम पहले भी कर चुके हैं सारा। एक बार x की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, पूरी वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस फिर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं। तो ये आ जाएगा 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 1 माइनस 1/2 प्लस 2। जो भी आ रहा है सॉल्व करके फिर 27 माइनस 9/2 प्लस 6 माइनस 5/2। ठीक है, बस ये इसका आंसर है। ठीक है, तो वो सॉल्व कर लेना जो भी आ रहा है, दिस मैनी जूल्स। ठीक है, इतने जूल है, मतलब सॉल्व करेंगे। ये 33 माइनस ये जो भी आ रहा है, ये आ ही है यार। 33, ये 4.5, ये 2.57, 26, 26 जूल। ठीक है, ये इसका आंसर है। आगे चल रहा है। हाँ, अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg is moving along smooth horizontal surface. An object of mass 2 kg is moving along smooth horizontal surface with speed 2 meter per second. Now a force starts. Now a force starts acting on it that depends on distance traveled s as f equal to 2s minus 4, s in meters and f in Newton. Find speed of object after traveling by 2 meters, by traveling by 3 meters. ठीक है, हाँ इसके बारे में सोचो। हाँ, इस क्वेश्चन में ना जो फोर्स दी हुई है डिस्टेंस ट्रेवल्ड का फंक्शन है। स्टार्टिंग डिस्टेंस 0 लेके चल रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट ये 2 किलो केजी का था ना, जब ये स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड पे, जब इसकी इनिशियल स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड थी, वहां इसका डिस्टेंस कवर्ड 0 है। वहीं से कैलकुलेट करना हमने शुरू किया, वहीं से हमारी रेफरेंस स्टार्ट हुई है। ठीक है,
तो फिर इस केस में जैसे वेरिएबल फोर्स है, ठीक है, वेरिएबल फोर्स है तो एक तो इसका ऑप्शन ये है वैसे देखो, एक तो इसका सॉल्यूशन निकलेगा लॉज ऑफ मोशन तक का जो चैप्टर है ना, उसके कंसेप्ट यूज करके। देखो, फॉर ऑब्जेक्ट, एक मिनट मैं लिख देता हूं कि कौन से चैप्टर का कंसेप्ट लगा रहे हैं। सॉल्यूशन बाय यूजिंग concepts till chapter laws of motion। ठीक है, उस केस में ये ऐसे होगा देखो, F इक्वल टू एम ए, और वो फोर्स एज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस दी हुई है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 2। तो 2a इज इक्वल टू 2s-4, एक्सलरेशन आ गया s-2, एक्सलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट s-2। तो फिर फिर ये देखो, एक्सेलरेशन तो वेरिएबल आ गई ना, मतलब अब ऐसा तो नहीं है कि एक्सेलरेशन हमने निकाल ली, अब चलो हम लगा देंगे v² - u² इक्वल टू 2as, और डिस्प्लेसमेंट तो इसकी 3 मीटर दी ही हुई है क्वेश्चन में, s की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सेलरेशन वेरिएबल है ना, वेरिएबल एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से थोड़ी ये ऑब्जेक्ट जा रहा है कि हम वो इक्वेशन ऑफ मोशन से कर दें। तो ये सिंस एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, सो वी नीड टू यूज कैलकुलस, कैलकुलस लगाना पड़ेगा, जो हमने काइनेमेटिक्स में डिस्कस किया था, मोशन इन वन लाइन के जो मैंने सेशंस रिकॉर्ड किए थे उसमें किया था। हाँ, तो ए को ना लिखना पड़ेगा इस केस में v/dv/ds इज इक्वल टू s-2, it becomes v/dv is equal to s-2 ds। ठीक है, अब ये इंटीग्रेट कर देंगे। डिस्टेंस कवर्ड 0 से 3, ठीक है, और इसकी स्पीड कहाँ से, देखो 2 मीटर पर सेकेंड से स्पीड स्टार्ट हुई, और फाइनल स्पीड लेटस से v1, फाइनल स्पीड v1। v/dv का इंटीग्रेशन v² by 2 होता है, इसकी लिमिट 2 to v1, और ये s/ds का इंटीग्रेशन s² by 2 - 2 ds का इंटीग्रेशन s। ये सारी चीज़ें हमने वो मोशन इन वन डायमेंशन के जो डेमो लेक्चर्स थे, रिकॉर्डिंग्स, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, हाँ, तो फिर v1² by 2 माइनस इनिशियल स्पीड कितनी दे रखी है, 2 मीटर पर सेकेंड, 2² by 2 इज इक्वल टू 9/2 - 6। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके v1² by 2 - 2 इज इक्वल टू -1.5, -1.5। तो v1² by 2 इज हाफ, ये आ गया v1, ये v1 की वैल्यू तो 1 मीटर पर सेकेंड आ गई, इसकी जो फाइनल स्पीड है, इसकी फाइनल स्पीड आ गई 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो सॉल्यूशन किया हमने लॉज ऑफ मोशन तक के कंसेप्ट्स का इस्तेमाल करके। ठीक है, मगर चैप्टर तो ये वर्क एनर्जी पावर चल रहा है, चैप्टर वर्क एनर्जी पावर है, तो वर्क एनर्जी पावर के कंसेप्ट्स को लगा के सॉल्व करना था ना, वैसे तो प्रेजेंट चैप्टर के कंसेप्ट से डिस्कस कर लेते हैं। देखो, टॉपिक तो वर्क डन का चल रहा है, तो चलो पहले वर्क डन ही निकाल लेते हैं ना। ये जो फोर्स लगाई इसने, जो वर्क किया वो वर्क निकाल लेते हैं, फिर सोचेंगे कि फाइनल आंसर तक कैसे पहुंचना है। सॉल्यूशन बाय concepts of chapter work, energy एंड पावर। ठीक है, हाँ, तो इसमें पहले तो देखो वर्क डन निकाल लेते हैं, वर्क डन बाय फोर्स W, क्योंकि ये वेरिएबल फोर्स है, इंटीग्रेशन से लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आएगा F × ds, 2s - 4 ds। ठीक है,
अब ये डिस्टेंस कवर्ड की बात क्या हो रही है, डिस्टेंस आफ्टर ट्रेवलिंग बाय 3 मीटर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की लिमिट डलेगी 0 से 3, डिस्टेंस की लिमिट 0 to 3। ठीक है। तो अब ये एस डी एस का इंटीग्रेशन तो s² by 2 होता है। तो ये 2 into s² by 2 -4 into s, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 3। ठीक है। तो s² - 4s, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 3। ये आ जाएगा 9 - 12 -3, ये -3 ही आया। ठीक है, -3 आ जाएगा, सॉल्व करके देख लो। एस की वैल्यू एक बार 3 पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके वैल्यू यही आ रही है, -3। ठीक है। तो चलो वर्क डन निकाल लिया। वर्क डन निकाल लिया, मगर इससे फाइनल स्पीड कैसे आए? हमसे तो ऑब्जेक्ट की फाइनल स्पीड पूछ रखी है ना, वो कैसे निकलेगी? देखो, एक कंसेप्ट वो, एक सिंपल लॉजिक दे रहा हूं मैं। ये आपको पता है, साइंस में आपने छोटी क्लासेस से ये बात सुनी हुई है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ही कन्वर्ट होगी। तो आप देखो, ये जो फोर्स ने वर्क किया, वो गया कहाँ? इस फोर्स ने जो वर्क किया, उसने क्या किया होगा? क्योंकि देखो, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहे हैं, फ्रिक्शन के अगेंस्ट तो कोई वर्क नहीं हुआ। ठीक है। और हॉरिजॉन्टल जा रहा है ऑब्जेक्ट, या तो ऊपर नीचे जा रहा होता तो हम कहते हैं अच्छा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई या चेंज हो गई पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा भी नहीं हुआ। तो ऑब्जेक्ट जब हॉरिजॉन्टल लाइन पे जा रहा है, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स गया कहाँ? इसने ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी चेंज की होगी, काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। तो पक्की बात है, ये वर्क डन जो है वो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो उसके इक्वल कर देते हैं, फिर उससे शायद आंसर आ जाएगा। वर्क डन बाय this force will change ke of object, will change ke of object। ठीक है। तो हम लिखेंगे वर्क डन बाय दिस फोर्स इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी -3 ½ m फाइनल, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, -½ n इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो ये आ जाएगा -6 = 2 v1² -2 × 4। ये वही आ रहा है आंसर, ये इधर आ जाएगा ना, 2 उधर। तो v1 = 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। मैंने साइड पे लिखा हुआ था 1 मीटर पर सेकेंड, सो दैट हम मतलब चेक कर लेना, आंसर तो सेम ही आना चाहिए ना। ठीक है। अगर आंसर ना सेम आता तो वो सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से ना सेम आता, फिर कैलकुलेशन देखनी पड़ती, कहीं कैलकुलेशन एरर हुआ है। प्रोसीजर दोनों सही है अपनी जगह पे। ठीक है। तो वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर से ये ऐसे होगा। और अगर जो पिछला था कि अगर लॉज ऑफ मोशन तक के कंसेप्ट लगा के सॉल्व करना है, तो वो पिछला सॉल्यूशन। ठीक है। आगे चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, जो अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन हम आईआईटी एग्जाम का पूछा हुआ ले रहे हैं, मतलब इसी टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे है। हाँ, ये आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स दैट डिपेंड्स ऑन एक्स एंड वाई coordinates of object as f = -k yi cap plus xj cap। f = -k yi cap plus xj cap।
ये यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, ये तो कोऑर्डिनेट्स हैं। एक्स और वाई ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स हैं। के क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट, के इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है। इफ ऑब्जेक्ट फर्स्ट मूव्स फ्रॉम origin to a comma 0, then moves from a comma 0 to a comma a, find total work done by this force during complete motion of object। ठीक है। सोचो इसके बारे, बस 1 मिनट में अभी शुरू कर रहा हूं मैं। हाँ देखो, अ, चलो एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है ना। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, इफ ऑब्जेक्ट फर्स्ट मूव्स फ्रॉम ओरिजिन टू ए कॉमा 0। ठीक है, ये ए लिखा हुआ है, ए। ऑब्जेक्ट पहले ओरिजिन से मूव करके ए कॉमा 0 पे पहुंचा, ए कॉमा 0 पे। ठीक है। देन मूव्स फ्रॉम ए कॉमा 0 टू ए कॉमा ए, यानी कि ये फिर ऐसे कुछ वाई एक्सिस के पैरेलल गया, इधर पहुंच गया ए कॉमा ए पे। ठीक है, ए कॉमा ए पे। फाइंड टोटल वर्क डन बाय दिस फोर्स, मतलब इस कंप्लीट मोशन में टोटल वर्क डन बाय दिस फोर्स निकालना है। तो अब इसको कैसे करेंगे देखो, कुछ बच्चे इसमें अलग अलग तरीके का आइडियाज देते हैं। कोई कहता है कि जैसे इधर से ले गए, चलो हम इधर से ही ले जाएं। इधर से ले जाएं, इसकी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिख दें, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। कुछ ऐसे करके स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिखी, डी एस इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। फिर टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन से ले आए एफ डॉट डी एस से। ठीक है। देखो ऐसा है, अगर इस तरीके से कर रहे हैं ना, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, तो हम एक्चुअली वो पाथ की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मतलब देखो, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग भी हुई, वाई एक्सिस के अलोंग भी हुई। एक तरीके से एक्स वाई प्लेन में ऐसे टेढ़ा जा रहा है। डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप तो यही बता रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो लगभग कुछ ऐसे हो रही है। ठीक है। ये ना ना करो, मैं एडवाइस करूंगा ऐसे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप लेके फिर इंटीग्रेशन करके नहीं करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है
हो सकता है कि जो पाथ हमें क्वेश्चन में दिया है ना उस पे वर्क डन अलग आ जाए, इस पाथ पे ऑब्जेक्ट को ले जाने का वर्क डन अलग आ जाए, और यूं सीधा ले जाए तो वर्क डन अलग आ जाए। हो सकता है, पता है क्यों? क्योंकि फोर्सेस दो तरीके की होती हैं। फोर्सेस दो तरीके की होती हैं, एक होती है कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरी होती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये डिटेल्स सिलेबस में आगे जाके हैं, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है, वर्क डन जो है ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड होता है। तो अगर तो ये फोर्स कंजर्वेटिव हुई, अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव हुई तो चाहे इस पाथ से ले जाओ इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक, या इस पाथ से ले जाओ या ऐसे ले जाओ, पहले वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल, वर्क डन एक ही आएगा। क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। बट क्या पता ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में अलग अलग पाथ पे वर्क डन अलग अलग आ जाता है। चाहे इनिशियल और फाइनल पॉइंट हमने फिक्स कर दिए, बट अलग अलग पाथ से ऑब्जेक्ट को लेके जाए तो वर्क डन अलग अलग आ जाता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। तो हमें पता नहीं है ना कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, और कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का टॉपिक ही फिजिक्स में बाद में आता है, हम अभी उससे पीछे हैं। ठीक है, तो मैं तो सिंपली एडवाइस करूंगा कि क्वेश्चन में जो दिया है ना कि जिस पाथ से लेके गए हैं, अरे उसी पाथ से लेके जाओ और उसके अकॉर्डिंग वर्क डन निकालो। तो ऐसे इधर उधर का कोई मॉडिफाइड पाथ नहीं लेना है। हो सकता है आंसर गलत हो जाए, क्योंकि फोर्स हमें हो सकता है ये फोर्स जो है एक नॉन कंजर्वेटिव नेचर की हो। ठीक है, इन एस्पेक्ट्स को हम हटा रहे हैं। क्वेश्चन में जब दिया है कि ऑब्जेक्ट को पहले अलोंग एक्स एक्सिस लेके गए फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस लेके गए, इसी रूट से लेके जाते हैं ना और वर्क डन निकाल लेते हैं। हाँ, तो जो एक्चुअल सॉल्यूशन है इसका वो ये रहेगा कि मान लो ओरिजिन से a कॉमा जीरो पे ले जाने का इसका वर्क डन रहा WX, ये लिख देता हूँ। लेट WX वर्क डन टू टेक ऑब्जेक्ट फ्रॉम 0 कॉमा 0 टू a कॉमा 0। WY वर्क डन टू टेक ऑब्जेक्ट फ्रॉम a कॉमा 0 टू a कॉमा a। ठीक है, अब इन दोनों को निकालना पड़ेगा ना। WX निकाल लेंगे, WY निकाल लेंगे, और फिर दोनों को ऐड कर देते हैं टू फाइंड WX। हाँ देखो, फोर्स अपने को क्या दी हुई है, फोर्स दे रखी है -K YI कैप प्लस XJ कैप। ठीक है, तो जब हम WX निकाल रहे हैं, जब हम WX निकाल रहे हैं तो जरा फोर्स की वैल्यू पुट कर देते हैं क्या होनी चाहिए। देखो, ये x क्या है, ऑब्जेक्ट का x कोऑर्डिनेट है, ये y क्या है, ऑब्जेक्ट का y कोऑर्डिनेट। तो अगर ऑब्जेक्ट एक्स एक्सेस के अलोंग मूव कर रहा है, इधर से ट्रेवल करके इधर जा रहा है ना, इस पूरी डिस्प्लेसमेंट पे तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट एक्स एक्सेस के अलोंग मूव करता है तो ऑब्जेक्ट का वाई कोऑर्डिनेट तो उस डिस्प्लेस उस पूरे पाथ पे जीरो होता है। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्प्लेसमेंट में तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, तो वाई को जीरो ही पुट कर देते हैं फिर। -K 0I कैप प्लस XJ कैप, ये आ गया -KXJ कैप। एफ है -KXJ कैप। तो जरा देखें इस एफ की डायरेक्शन क्या है, -KXJ कैप। मतलब ये एफ जो है वो -J कैप के अलोंग है ना, ये फोर्स ऐसे हो गई, -J कैप के अलोंग है। -J कैप तो यूं ही होगा डाउनवर्ड। अब देखो, फोर्स अलोंग -J कैप है, डिस्प्लेसमेंट है उसकी टूवर्ड्स राइट, क्योंकि ओरिजिन से a कॉमा जीरो पे लेके गए ना। डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड्स राइट है, फोर्स है -J कैप के अलोंग। अरे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो उनका वर्क डन तो जीरो हो गया ना। ठीक है, तो यानी कि पूरे का पूरा WX जीरो हो जाएगा। ठीक है, वी ऑब्जर्व दैट F perpendicular to DS for displacement 0 कॉमा 0 to a कॉमा 0। Hence WX equal to integration of DWX equal to integration of 0 equal to 0। क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पे ही वर्क डन जीरो हो गया ना,
एक्स एक्सेस के अलोंग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पे वर्क डन जीरो, और ये कंडीशन सारी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स के लिए होगा। हर जगह एफ यूं होगा, डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा, तो हर जगह पर एफ और डी एस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। तो यहां से लेके यहां तक हर इंस्टेंट पे वर्क डन जीरो, तो वो सारे जीरोज ऐड होके रिजल्ट जीरो ही तो निकलेगा। ठीक है, तो ये हमने डब्ल्यू एक्स निकाला। अब इसी तरीके से हम सोचेंगे डब्ल्यू वाई क्या होगा। बस फिर डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू वाई जो है वो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हाँ, टू फाइंड डब्ल्यू वाई, टू फाइंड डब्ल्यू वाई, फिर हम देखते हैं फोर्स क्या है। माइनस के वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। ठीक है, तो माइनस के, जब हम इस पाथ पे जा रहे हैं ए कॉमा जीरो से, जब हम ए कॉमा जीरो से ए कॉमा ए तक जा रहे हैं, ए कॉमा जीरो से ए कॉमा ए, तो वाई कोऑर्डिनेट तो चेंज कर रहा है। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट तो देखो इसका लगातार जीरो से बढ़ता बढ़ता ए तक हो गया ना। वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, तो इसको एक वेरिएबल ही लिख दिया। अच्छा ये बताओ एक्स क्या पुट करें, जब हम इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है, ए कॉमा जीरो से ए कॉमा ए, तो एक्स की वैल्यू क्या पुट करें बताओ। इस पूरी लाइन पे एक्स कोऑर्डिनेट तो ए ही है, एक्स कोऑर्डिनेट ए है ना इस पूरी लाइन पे। ठीक है, तो ए जे कैप, तो चलो इसमें भी देखते हैं। अब एफ जो है माइनस के वाई आई कैप, एफ माइनस के वाई आई कैप, माइनस के वाई आई कैप तो कुछ ऐसा होगा, माइनस के वाई आई कैप। ठीक है, टूवर्ड लेफ्ट होगा ना वो, क्योंकि माइनस आई कैप के अलोंग हो गया ना, ये वेक्टर माइनस आई कैप के अलोंग हो गया। माइनस आई कैप यानी टूवर्ड लेफ्ट होगा। और दूसरा है माइनस के ए जे कैप, ये ऐसे, माइनस के ए जे कैप, माइनस के ए जे कैप। तो एक ध्यान देने वाली बात है कि ये जो आई कैप वाला है ना, इसका तो वर्क डन जीरो ही हो गया। माइनस के वाई आई कैप टूवर्ड लेफ्ट है, डी वाई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में तो एंगल 90 हो गया। तो ये माइनस के वाई आई कैप का तो वर्क डन जीरो हो गया। ठीक है, कॉम्पोनेंट माइनस के वाई आई कैप इज परपेंडिकुलर, इज perpendicular to ds at each point. Hence, work done by this component is zero. ठीक है, तो फोर्स का ये जो माइनस के वाई आई कैप कॉम्पोनेंट है, इसका वर्क डन तो जीरो हो गया। चलो दूसरे का निकालते हैं फिर। तो हाँ ठीक है, और फिर विच एम्प्लाइज एफ इक्वल टू माइनस के ए जे कैप फॉर वर्क डन ओनली। मतलब वर्क डन निकालने के लिए हमें सिर्फ इसी फोर्स को कंसीडर करना है, मतलब दूसरी फोर्स का तो वर्क डन जीरो हो गया ना, तो हम फोर्स यही ले रहे हैं सिर्फ वर्क डन निकालने के लिए, फॉर वर्क डन ओनली। ठीक है, या फॉर कैलकुलेटिंग लिख देता हूँ, फॉर कैलकुलेटिंग वर्क डन ओनली। ठीक है, चलो तो फिर डब्ल्यू वाई क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू वाई, ये आ जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180 डिग्री। क्योंकि देखो वर्क डन एफ डॉट डी एस होता है, वर्क डन हम लोग लिखते हैं एफ डॉट डी एस, वर्क डन लिखते हैं एफ डॉट डी एस। तो इस डिस्प्लेसमेंट पे, इस वाली डिस्प्लेसमेंट पे, इस डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं ना, इस डिस्प्लेसमेंट के लिए, इस डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स तो माइनस के ए जे कैप है, फोर्स ऐसे डाउनवर्ड है, फोर्स डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है। ठीक है, देखो इधर वाली फोर्स को तो हम ले ही नहीं रहे हैं, इसका तो वर्क डन जीरो हो गया ना। ये वाली माइनस के वाई आई कैप का तो वर्क डन जीरो हो गया, माइनस के जे कैप कर रही है जो भी वर्क कर रही है, और ये फोर्स है वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, ये फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड है और ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट है वर्टिकली अपवर्ड। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में तो एंगल 180 हो गया। और जब हम एफ डॉट डी एस लिखते हैं, एफ डॉट डी एस लिखते हैं तो वो तो मॉड एफ इंटू मॉड एस इंटू कॉस थीटा होता है।
तो यहाँ किसी को लगे माइनस के ए क्यों नहीं लिखा, क्यों लिखेंगे हम माइनस के ए? एफ डॉट डी एस जो होता है, मॉड एफ इंटू मॉड एस इंटू कॉस थीटा होता है। फोर्स का मैग्नीट्यूड तो के है, डिस्प्लेसमेंट का भी मैग्नीट्यूड डी वाई है, और इंटू कॉस 180। ठीक है। हाँ तो अच्छा, y की वैल्यू 0 टू a, ये आ गया माइनस के, हाँ कॉस 180 -1 होता है ना, माइनस के डी वाई, इसकी वैल्यू 0 टू a। ठीक है, बस ये आ गया माइनस के डी वाई का इंटीग्रेशन वाई, और उसकी लिमिट 0 से डालेंगे वो a ही बनेगा, -k²। तो इस तरीके से हम डब्ल्यू वाई निकाल चुके हैं और डब्ल्यू एक्स निकाल चुके हैं। हैंस डब्ल्यू एक्स कितना हमने निकाला, 0। डब्ल्यू वाई हमारा आया -k²। तो टोटल वर्क डन इज W x + WY 0 प्लस -k², इट बिकम्स -k²। ठीक है, इस पूरे पाथ पे जो वर्क डन होगा -k² हो जाएगा, यहां से यहां तक और ऊपर जाने का वर्क डन -k²। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यहां तक हमने ये डिस्कशन कर लिया वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का। ठीक है, तो बस अभी ये सेशन मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, फिर और अगले सेशंस में कंटिन्यू करेंगे और टॉपिक्स के साथ। ठीक है, ओके, ऑल ऑफ यू हैव ए नाइस डे। ओके, बाय।